भारत की नई पार्लियामेंट बनी थी और उसमें एक तस्वीर, एक मॉन्यूमेंट ये बना हुआ है जिसने बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनाई थी। और वो मॉन्यूमेंट है अखंड भारत का। और क्या अखंड भारत एक रियलिटी है जो कभी सच भी हो सकती है? इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स भी मिले हमें जो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी छपे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर अखंड भारत क्या है? हम अक्सर जानते हैं कि आरएसएस कभी इसके बारे में बात करती है, कभी हमारे हिस्टोरियन इसके बारे में बात करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग बातें करते हैं। कई लोग कुछ ऐसा अखंड भारत बताते हैं जो हिंदू धर्म के ऊपर बात करता है, राष्ट्रभक्ति के बारे में बात करता है। फिर एक अखंड भारत बनता है जो जियो पॉलिटिकल अखंड भारत की बात करता है, यानी एक ऐसा अखंड भारत, एक ऐसा भारत जो एक समय में एग्जिस्ट करता था, क्योंकि इंडिया पे जो लोग शासन करते थे, इंडिया का जो कल्चर था वो इतने लेवल पे एक्सपेंडेड था कि वो सभी इलाके भारत की तरह दिखते थे। आमतौर पे अगर आप किसी व्यक्ति को आज पूछो कि अखंड भारत क्या है, तो वो एक अनडिवाइडेड इंडिया की बात करेगा, कुछ इस तरह का कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा एक अखंड भारत होगा। लेकिन असल में जो इंडिया का एक्सपेंस था इंडियन कल्चर का, वो केवल यही नहीं रुकता, वो इससे कहीं दूर तक जाता है। अफगानिस्तान से लेके सुमात्रा, जावा, इन सभी रीजन्स तक एक्सपेंडेड था ये जो कल्चरल इम्पैक्ट था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बैक्टीरिया, मेसोपोटामिया, इन सभी रीजन में इंडिया का कल्चरल एक्सचेंज हुआ करता था। तो जो अखंड भारत की बात होती है वो असल में कुछ ऐसे अखंड भारत की बात होती है। लेकिन इस अखंड भारत का कोई कॉनोटेशन रिलीजन से लेना नहीं है। हम किसी धर्म की बात नहीं करते, किसी धर्म की डिमांड की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं क्या अखंड भारत कभी एक रियलिटी बन सकता है, यानी क्या एक अनडिवाइडेड इंडिया नहीं। देखिए, अनडिवाइडेड इंडिया की इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन है अखंड भारत की, अगर आप कहीं लिखे ना अखंड भारत, और अखंड भारत को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे तो आपको मिलता है अनडिवाइडेड इंडिया। लेकिन अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल वो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, वो अनुवाद नहीं है। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हम एक कल्चरल एफिनिटी की बात करते हैं, एक ऐसी एंटिटी की बात करते हैं, एक ऐसे समुदाय की बात करते हैं, ऐसे भूभाग की बात करते हैं जो आपस में जुड़ा है किसी धर्म से नहीं बल्कि एक कल्चर से। और क्या दोबारा अखंड भारत बनता दिख रहा है? एक तस्वीर है, ये असल में एक फिक्शनल कहानी है जहाँ एक हिस्ट्री बताई गई थी कि भाई कैसे कैसे एक भारतीय एम्पायर इसमें दिखाया है, जो एक फिक्शनल है, ये रियल एम्पायर नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ क्या भारत में सही में बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि भारत का अखंड भारत बनने का सपना सच हो जाए? अगर मैं आपको कहूँ ये हो सकता है, तो मैं किस बिना पे कहूँगा? अगर हम देखें, ये कुछ तस्वीरें हैं हिस्ट्री की जो सही की इमेजेस हैं, यानी ये वो टाइम है जब चोला अंपायर हुआ करती थी। तो पूरा साउथ इंडिया, आपका पूरा साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ तक कि कुछ हिस्से आप जापान के भी कुछ आइलैंड तक पहुँच गए थे। चाइना में आपने लड़ाई के लिए मदद भेजी थी, ये पूरे आइलैंड आपके थे। तो क्या दोबारा वो कभी समय आ सकता है कि पूरा भारत और साउथ ईस्ट एशिया एक अखंड भारत का पार्ट हो जाए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान सब एक भारत के पार्ट हो? ये हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि भारत किसे कहते हैं। क्या भारत एक देश, भारत एक राष्ट्र, या फिर भारत एक संस्कृति की बात आप करते हैं? जब हम भारत की बात करें तो आप कहोगे इंडिया पाकिस्तान को एक करने की बात कर रहे हो, बॉर्डर हटा देंगे, सब पर कंट्रोल होगा, हम राज करेंगे। बात राज करने की नहीं है, बात कंट्रोल करने की नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक एफिनिटी की। इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश का शब्द लग रहा है आपको, पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लो दो देश हैं जो आपस में जिंदगी भर युद्ध करते रहे, हमेशा युद्ध किया, एक दूसरे पर गोलियां चलाई, शहरों को तबाह किया, एक दूसरे से इतना लड़े कि 2 बार विश्व युद्ध तक लड़ लिया। मैं बात कर रहा हूं जर्मनी और फ्रांस की। इन दो देशों ने खूब लड़ाइयां लड़ी, एक दूसरे को तबाह किया, सालों साल, 100 साल की जंग चली है। पर आज पता है क्या है? आज आपको फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, एक वीजा से काम हो जाता है। क्यों? ये कि दोनों ईयू का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का। जो देश जो जिंदगी भर कट मरे वो आपस में आकर एक साथ आ गए हैं, एक यूरोपियन यूनियन बना लिया। अब यूरोपियन यूनियन, ये वेस्टर्न यूरोप जो है वो एक एंटिटी है, एक इकोनॉमिक एंटिटी है, एक ऐसा संयुक्त ग्रुप है जिसमें मूवमेंट है, लोग आ जा सकते हैं, लोग व्यापार कर सकते हैं, उन लोगों की सिमिलर कंसर्न्स हैं, सिमिलर लाइफ स्टाइल्स हैं, यानी उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास सब मिल के कर रहे हैं। तो यूरोप एकीकृत हो चुका है। मैं यहाँ इंडियन अखंड भारत ही क्यों बोल रहा हूँ, अखंड बांग्लादेश, अखंड पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि रियलिटी ये है कि इस एरिया को आज भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट नहीं, नेपाल सब कॉन्टिनेंट नहीं। भारत एक बड़ा जोग्राफिकल कंट्री तो है ही है, भारत एक बहुत बड़ी कल्चरल एंटिटी भी है जिससे ये पूरा रीजन डिफाइन होता है। कोई नेपाली अगर कभी जाए ना बाहर, उससे कभी झगड़ा हो, कोई फंसे, तो उसको कहा जाएगा अच्छा ये इंडियन है। पाकिस्तानी जाए, बांग्लादेशी जाए, श्रीलंकन जाए, नेपालीज जाए, सबको लगेगा क्या कि ये एक इंडियन ही है। क्योंकि
इंडियन कल्चरल कैफिनिटी है। मैं यहाँ जर्मनी फ्रांस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन जो साथ आया और दुनिया की एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन के उभरा, तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, एक टाइम में दूसरी पे आ गया था ये। तो ये जो इतनी बड़ी इकॉनमी बनी, छोटे छोटे देशों ने साथ आके जो बनाई, कैसे बनाई, किस बेसिस पे बनाई? उस बेसिस पे बनाई जिस पे आज दुनिया एक आती है। एक साथ टेबल पे कब बैठते हैं लोग? चाइना इंडिया क्यों टेबल पर एक साथ बैठ रहे हैं? पाकिस्तान के साथ तो भारत नहीं बैठता टेबल पे, क्यों? क्योंकि भारत और चीन में होता है व्यापार। 135 बिलियन डॉलर का जब आप व्यापार करोगे तो आप साथ आके बैठोगे। जब इन देशों में आपस में व्यापार हुआ, इनके संबंध अपने आप सुधरते चले गए। जो देश आपस में कट मरे थे, पूरी दुनिया को लड़वाया था इन्होंने, तबाह किया था, वो देश आज साथ कैसे हैं? वो एकीकृत हो गए। तो क्या हम भारत को कभी एकीकृत होने का सपना नहीं देख सकते? देख सकते हैं, पर हमें बाहर हटना पड़ेगा। जिस लेंस से हम इसको देख रहे हैं उससे अलग। इस पर थोड़ी और चर्चा करें। इससे पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और एक खबर भी है कि मान लो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप ये काम करोगे कैसे? ये काम करने के लिए आपको सहायता चाहिए होगी। सहायता क्यों भाई? मैं तो खुद से सब कुछ कर सकता हूँ, ये कर सकते हो। सहायता इसलिए, एक लंबी जर्नी को प्रिपेयर करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होता है। प्रिपरेशन में, शेड्यूलिंग में, टाइम टेबल में, कब किसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या बेकार है, ये सब अपने आप में समझ नहीं आता। क्लासेस करने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, जो क्वालिटी क्लासेस आपको मिलती हैं, या फिर लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और इतना टाइम भी नहीं है। आप कहीं और भी कुछ कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगले साल आपको एग्जाम क्लियर करना है, कैसे करोगे? तो उसके लिए PW ओनली एस लाया है आपके पास एक सॉल्यूशन, यानी एक ऐसी चीज़ जो आपको तैयार करेगी इस चीज़ के लिए। वो क्या है? वो है हमारा फाउंडेशन बैच 2025 के लिए। टाइटन और संकल्प, जो आपको इंग्लिश और इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जो आपको प्रिपेयर करते हैं इस तैयारी के लिए, जो आपको सपोर्ट करेंगे हर कदम पर। और ये आपके लिए उपलब्ध है केवल 10,999 रुपये में। ये कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। प्रिपरेशन की बात हो, मेंटरशिप की बात हो, कैसे चीज़ों में आगे बढ़ना है इसकी बात हो, किस पे फोकस करना है इसकी बात हो, तो डू हैव अ लुक एट दिस कोर्स। आपको इसके लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाके इसकी डिटेल ले सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर ऐसी क्लासेस मिलना संभव नहीं है। अब आते हैं दोबारा अखंड भारत के ऊपर। इस पूरे रीजन को अगर आप देखिए तो यहाँ आपको क्या दिखेगा? ये रीजन ऐसा है जहाँ अभी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एक ही कंट्री ऐसी है जो ज़्यादा पुश कर रही है, वो है इंडिया। ऑब्वियसली बांग्लादेश भी है, लेकिन बांग्लादेश में समस्याएं बढ़ गई हैं, वहाँ डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। वहाँ की जो शेख हसीना है, उनके पास आरोप है कि राजनीतिक दबाव बनाती है वो अपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर, और पूरी कंट्री को वो कंट्रोल करना चाह रही है। पाकिस्तान में नाम की डेमोक्रेसी है, अफगानिस्तान में तालिबान बैठा हुआ है, नेपाल भूटान छोटी सी कंट्रीज है, श्रीलंका जो बहुत अच्छा कर रहा था किस चीज़ में, पर कैपिटा इनकम में, लोगों की लाइफस्टाइल और हेल्थ में, वहाँ पर भी कोविड के बाद से तबाही मची पड़ी है। इस बीच में एक स्ट्रांग पावर है इंडिया। तो क्या सब जगह मिलिट्री भेज के कब्जा कर लें? नहीं, ऐसे ही इंडिया नहीं बनेगा। ऐसे ही अखंड भारत जो आप चाहते हो कल्चरल एंटिटी नहीं बनेगी। इसको बनाने के लिए आपको इनके बीच में कुछ वैसा करना पड़ेगा जैसा यूरोप ने किया, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन बना, जिसकी वजह से 2 सदियों के दुश्मन जर्मनी और फ्रांस साथ आए, जिसको देख के एक बार ब्रिटेन को भी इनके साथ आना पड़ा, जिससे अमेरिका को भी इन्होंने टक्कर दी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। क्योंकि क्या है ना कि जब सबको लाभ होता है तो सब साथ आते हैं। तलवार के बल पे आप कितना ही कुछ जीत लोगे, जीतना है तो दिल को जीतना पड़ेगा। उसका तरीका यही है कि आप ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और इंसेंटिव्स पे फोकस करो। आज जब हम देखें ना इस पूरे रीजन को, जिसको हम कह रहे हैं कि काश कि अखंड भारत बन पाए, उसके लिए पहले आपको अपने भारत को जोड़ना पड़ेगा। आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, क्या ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है भारत के साथ, कल्चरली, इकोनॉमिकली, ट्रेड वाइज? यहाँ डेवलपमेंट का ग्रोथ वैसा है क्या जो आपके सेंट्रल इंडिया में है या सदर्न इंडिया में है? नहीं है, नॉर्दर्न इंडिया पिछड़ा हुआ है। क्या हम अपनी जब इकोनॉमी को उस लेवल पे लेके आ पाए कि जो ये ल्यूक्रेटिव हो, बाकी देशों के लिए भी हमारे साथ व्यापार करें, हम अपने नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करके उन्हें, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके साथ और ट्रेड करने का प्रोत्साहन दे सकते हैं। कलकत्ता वो शहर है जहाँ बांग्लादेश की एक बड़ी पॉपुलेशन आती है अपना इलाज कराने, शॉपिंग करने। क्यों आते हैं वो? बांग्लादेश के साथ हमारा अभी झगड़ा नहीं चल रहा। वहाँ के लोग क्यों बार बार इंडिया आते हैं? क्यों इंडिया से सामान खरीदते हैं? क्योंकि इंडिया में सामान सस्ता है, क्वालिटी अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। कोई बंदूक की नोक पे नहीं आ रहे वो लोग। हाँ, हमें कुछ दिक्कत रही है पहले, कुछ वहाँ से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं काम करने, पर वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर काम है। आप कहेंगे सर हमारा काम छिन रहा है, पर भाई जब आप बात करते हो ना यूरोपियन यूनियन की, तो वही बात है कि लोगों की मूवमेंट फ्री होती है। आप आ सकते हैं, काम जहाँ है वहाँ कर सकते हैं, सस्ता वर्कर मिलता है आपको, और बहुत डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ बढ़ती है। तो ये चीज़ बंदूक के बल पे नहीं होगी, ये तब होगी जब हम यहाँ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें। कोशिश भी हुई है साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर। सार्क नाम का एक संस्थान भी बनाया था, एक इंस्टीट्यूट, एक ग्रुप है साउथ एशियन
एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जहां 8 मेंबर्स हैं सार्क के जो चाहते हैं इस पूरे रीजन में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पहले आपस में संवाद करना। जब आपस में कनेक्शंस होंगे, जब इस रीजन में ग्रोथ होगी, तभी जाकर डेवलपमेंट होगी। आप यूरोप को छोड़ो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं आसियान कंट्रीज़ का। यह है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, यानी 10 देशों का एक समूह। अब एक कंट्री और 11वां कह सकते हो गई है, पर नॉर्मली ये 10 देशों का समूह माना जाता है, जिनका जीडीपी बहुत छोटा छोटा था, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। फिर ये लोग साथ आए, इन साउथ ईस्ट एशियंस ने अपना एक ग्रुप बनाया, और जब ये साथ आए ना, तब इनकी इकोनॉमी आज 3.5 ट्रिलियन के आसपास घूम रही है। भारत सपने देखता है भाई 5 ट्रिलियन बनने के, ये छोटी कंट्रीज़ की कंबाइंड इकोनॉमी इतनी पहुंच चुकी है। इनको छोड़ो, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, यूरोपियन यूनियन है, इनकी इकोनॉमी बताओ कितने ट्रिलियन डॉलर्स की होगी, गेस करो आप। ऑलमोस्ट 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इनकी, 16 ट्रिलियन। हम जो सपना देख रहे हैं उससे 3 गुने से भी ज़्यादा। ये क्यों है? क्योंकि ये इकोनॉमी साथ आई, इन्होंने ग्रोथ की, और जो द्वेष भाव था इनका खत्म हो गया। जब हम अखंड भारत के सपने देखते हैं, असल में हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसे लेवल पर आए जहां भारत कि केंद्र जो है, भारत जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, जो सेंट्रलिटी इस रीजन में वो स्टैब्लिश हो जाए, भारत में विकास हो। अखंड भारत इसलिए नहीं होता कि सिर्फ एक ज्योग्राफी जीत ले भैया। अगर आप सब अफगानिस्तान को जीत लो, आप मलेशिया को जीत लो, या पाकिस्तान को जीत लो, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, चलो पाकिस्तान तो आपकी भाषा बोलती है, मलेशिया आपने जीत लिया, ठीक है, आपने अफगानिस्तान को जीत लिया, पॉपुलेशन आपकी भाषा बोलती है, ना आपकी तरह रहती है, उनके विचार अलग है, ना उनका सिस्टम गवर्नेंस का अलग है। अब क्या करोगे उसको जीत कर? कोई तरीका है, कोई ऑप्शन भी है कुछ करने का? क्या करना, क्या सिर्फ जीत लेना है क्या? तो वही बात है, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हम अखंड एक देश बना लेंगे इतना बड़ा, ज्योग्राफिकल एंटिटी बना लेंगे, ये नहीं है। जैसे ईयू में हुआ या जैसे आसियान ने किया, क्या हम भारत के को केंद्र में रखते हुए एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जहां इंडिया की सेंट्रलिटी हो? ठीक वही काम जो चाइना करना चाह रहा है। चाइना का एक है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इसकी कहानी है कि पूरा का पूरा अमेरिका हो, चाहे दुनिया भर के देश हो, चाइना से डर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर वो अपना प्रभुत्व हर जगह बढ़ा चुका है। अपनी इकोनॉमी की साइज इतनी बढ़ाई कि दुनिया की सारी कंट्रीज आज उनके साथ ट्रेड करना चाहती हैं। आज जैसे हमारा अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है, उससे थोड़ा अलग है उनका एक वन चाइना कॉन्सेप्ट, कि भाई दुनिया के सारे देश एक ही चाइना को माने। कोई ना बोल दे कि यहाँ ताइवान जो है या एक और चाइना है, दुनिया में बस एक चाइना है और उस चाइना का पूरा प्रभुत्व हर तरफ बढ़ा हुआ है। ये पूरी कहानी चाइना की है, और चाइना ये कोशिश करता है लगातार कि वो सेंटर में रहे एशिया में, उसी की पावर सब माने। और धीरे धीरे ना आप देखो आसपास में, उन्होंने रशिया के साथ अपना बाउंड्री का विवाद सुधार लिया। वो पाकिस्तान को ऑलमोस्ट, पाकिस्तान उनके सामने गिरवी रखा हुआ है। श्रीलंका के उन्होंने पोर्ट पे ऑलमोस्ट आके कब्जा कर लिया। ये चीज़ें अच्छी नहीं है, लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान है। कई देश उनके खिलाफ इस बारे में। भारत को आज अमेरिका का सपोर्ट इसलिए ज़्यादा मिल रहा है कि चाइना इस तरह से आगे अपना दबाव बढ़ा रहा है देशों के ऊपर। भारत, अखंड भारत के अंदर ये नहीं चाहेगा। भारत चाहेगा अपना विकास, अपने आसपास के रीजन का विकास। भारत की ऑलरेडी एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, जहां इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पे फोकस कर रहा है, सबकी प्रॉस्पेरिटी पे फोकस कर रहा है। इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, बेल्ट मतलब सड़कें बनाना, बेल्ट मतलब समुद्री रास्ते से जोड़ना और रोड बनाना। इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, सागर। सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सिक्योरिटी और विकास की बात करें सबके लिए, केवल अपने लिए ही नहीं। और ये तरीका है, इसके थ्रू जो इंडियन ओशन कहलाता है, उसके अंदर जो भी देश हैं वो सब सागर का हिस्सा बने। इंडियन ओशन के सागर में वो सब को फायदा मिले, उन सब का विकास हो। और अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तब जाकर हम, जैसे हमने देखा आसियान है, जैसे हमने देखा यूरोपियन यूनियन है, जब जैसा हमारा ये सागर इनिशिएटिव है, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जहां हम अपने आप को इतना प्रबल बना लें कि बाकी देश हमारे साथ आके कोऑपरेट करना चाहें। इंडियन वीज़ा मिल गया जिसको, उसको कहीं फिर वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़े। भाई इंडिया इतना खतरनाक सिक्योरिटी चेक करता है, इंडिया ने आने दिया, इसका मतलब भाई कहीं भी जा सकते हो। इंडिया के साथ व्यापार करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंडिया का एक्सेस मिल जाए, मज़ेदार चीज़ है। बेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, बेस्ट प्राइस पे मिलते हैं। वो जिस दिन हो पाए तब हम कह सकते हैं हम अखंड भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस दिन हमारा नॉर्थ ईस्ट इतना डेवलप हो जाए कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को चक्कर आ जाए देख के कि भाई हमें भी यहाँ एक्सेस चाहिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ताकि इनके साथ व्यापार बढ़ा सके। जब ये सिस्टम आ जाए कि नेपाल चाइना को बोले भाई टाटा, इंडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे उनके लिए है ही ऑलरेडी, कहाँ ही जाएंगे, पर इवेंचुअली आपका अपना देश इतना स्ट्रांग सदृढ़ हो कि वो ऐसा विकल्प बने जहाँ बाकी देश जियोपॉलिटिकली आपकी ओर आना चाहें। और क्योंकि इंडिया ऐसी ज्योग्राफी है, ऐसी सेंट्रलिटी रखता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में कि अगर वो होता है तो निश्चित रूप से बाकी कंट्रीज लाइन लगा देंगी इंडिया के सामने।
और इस रीजन में जो हम अखंड भारत चाहते हैं वो ज्योग्राफिकली नहीं बल्कि वो कल्चरली, इकोनॉमिकली और रियल सेंस में, जो हम कहते हैं भारत एक विश्व गुरु है, तो अखंड भारत उस विश्व गुरु के जो संदेश है वो कहाँ तक फैला, इसकी कहानी है। और वो तभी हो पाएगा जब पहले हम अपने दंगे बंद करें, अपने झगड़े बंद करें, अपनी ग्रोथ पे फोकस करें और बाकी सबके साथ मिलकर ग्रोथ को पुश करें। तभी जाकर ये पूरा जो हमारा सपना है, ये अखंड भारत है, रियलिटी बन पाएगा। लेकिन वो अखंड भारत वैसा नहीं होगा जैसा कुछ लोग चिल्लाते हैं माइक ऊपर आकर के हम सब पर कब्जा कर लेंगे, हमारा पूरी तूती बोलेगी, हम सभी देशों पर हमारा राज होगा। ऐसा नहीं होना। ऐसा इन शासन काल में भी नहीं होता था, जब औरंगजेब का था या अकबर का था या बाबर का था या चंद्रगुप्त मौर्य का था या अशोक का था या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का था। इन समय में भी इनके अंदर अलग अलग लोग राजा हुआ करते थे जो इनको आके एट्रीब्यूट देते थे कि भाई ये लो, हम यहाँ के राजा हैं, आप सम्राट हैं, तो चलो हम इतना पैसा आपको दे रहे हैं या इतनी हम भेंट आपको दे रहे हैं। बात यह कि अब वो सिस्टम रहा नहीं, राजशाही चली गई। अब आपको अपनी कहानी सुनानी है और वो अपना संदेश देना है जो इतना अट्रैक्टिव हो कि सामने वाला दुनिया छोड़कर आपके साथ आए। तभी जाकर अखंड भारत का सपना सच हो पाएगा। क्या आपको लग रहा है कि हमारे जीते जी हम ऐसा देख पाएंगे कि क्या कुछ ऐसा कल्चरल एक सिग्निफिकेंस इंडिया का होगा कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को पहचाना जाए? और वो अखंड भारत नाम से शायद अखंड भारत ना हो, शायद वो कुछ और हो, पर वही एक तरीका है इसको रियलाइज करने का, इस तक पहुंचने का। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।